हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथ इंग्लिश मीडियम। तो आज हम 11th का एक्सरसाइज फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम ऑनलाइन जो है, अब पिछले साल भी हमने चलाई थी, तो कुछ चैप्टर उसमें भी हैं, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है सेट। क्या है? सेट। तो आपको अभी से ही प्रॉपरली स्टार्ट करनी है पढ़ाई, क्योंकि देखो हो सकता है स्कूल बहुत कम टाइम के लिए खुले, तो जितना हो सकता है उतना पढ़ना 11th की मैथ जरूरी है। क्योंकि जैसे ही 11th की मैथ पढ़ोगे उसके बाद ही 12th की मैथ पढ़ पाओगे, और आगे भी 11th अगर आप कुछ भी तैयारी करोगे IIT वगैरह की, तो क्या होगा, 11th की मैथ भी इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको क्या करना है, जितना सिलेबस कर सकते हो उतना करना है। तो अभी से स्टार्ट करना होगा आपको पढ़ना, तभी आपका सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली हो पाएगा, है ना। क्योंकि स्कूलों का पता नहीं है ना, कितने खुल भी गई तो कितने दिन के लिए खुलेंगी, कब खुलेंगी, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अभी से ही प्रॉपर अपनी स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई, अपनी कॉपी वॉपी बना के उसे कम्प्लीटली होमवर्क की तरह करना होगा, जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, बिल्कुल ऐसे के ऐसे। तो देखो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, कि सेट क्या है। तो सेट जो है ना, वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी भी डाटा का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या डाटा, कुछ भी लिख सकते हो। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट। क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट। तो इसका मतलब क्या है भाई? डेफिनेशन तो मैंने लिख दी कि क्या है सेट, कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड से मतलब क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं हम, कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वेल डिफाइंड से मतलब क्या है भाई? इसका कोई मतलब भी तो होना चाहिए। तो आप जनरली अगर सोचते हो तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जिसे अच्छी तरह समझाया गया हो, जिसे अच्छी तरह डिफाइन किया गया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मतलब है उसका समझाने से ज्यादा है कि उसका जो मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कोई भी जो चीज है जो मेरे लिए सही है ना, वो सबके लिए ही क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि उनका सबका आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए हर एक पर्सन के लिए। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या? जो अपन भी ऑब्जेक्ट कलेक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं ना, उसका जो मीनिंग है या उसका जो मतलब है वो पर्सन टू पर्सन, यानी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने पूछा क्लास में या किसी से भी जनरली कि बताइए टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, तो जैसे मैंने एक पहले लड़की से पूछा कि भाई तू बता के टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड, तो उसने बताया कि सर पहले पे है अमिताभ बच्चन, दूसरे पे है सलमान खान, तीसरे पे है आमिर खान, चौथे पे है अक्षय कुमार और 5वें पे है सलमान खान। ठीक है, उसने ये 5 नाम बता दिए था। ठीक, फिर मैंने एक किसी दूसरे से पूछ लिया कि भाई चल ऐसा कर, तू बता कि तेरे लिए 5 जो एक्टर हैं टॉप वो क्या है। तो उसने कहा कि सर मेरे लिए तो सबसे पहला है ऋतिक रोशन, दूसरा है क्या नाम है रणवीर कपूर,
फिर है अजय देवगन, फिर है रणवीर सिंह, और चौथा कोई भी नाम, जैसे क्या नाम है, शाहिद कपूर ले लेते हैं, कोई भी ले लेना जो भी उसका है। तो देखो भाई ये तो कोई फिक्स तो है ही नहीं कि भाई टॉप 5 बॉलीवुड ये हैं, इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो पर्सन टू पर्सन अलग डिटेल है, किसी के लिए टॉप 5 एक्टर ये है तो किसी के लिए टॉप 5 एक्टर ये है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन मीनिंग क्या हो गई सेट की, चेंज हो गई, हुई नहीं हुई भाई, इसके लिए ये थी, इसके लिए ये थी, तो हम इन्हें क्या नहीं कह सकते, सेट नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। तो देखो सेट कहेंगे किसको, ये भी देखो, देखो सेट क्या है, जिसका हर एक व्यक्ति के लिए आंसर सेम हो, यानी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने पूछा क्लास में ही कि मुझे बताओ ऑड इंटीजर लेस देन 10, ठीक है, या इवन इंटीजर लेस देन 10, ठीक है। तो देखो ये सबके लिए आंसर सेम होगा। अगर मैंने पूछा ऑड नंबर, क्या पूछा, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर लेस देन 10 क्या होंगे, 1 3 5 7 9। इवन नंबर क्या होंगे, लेस देन 10, लेस देन 10 जो है वो क्या होंगे, 2 4 6 8, ठीक है। तो किसी से पूछ लो, सबके लिए आंसर क्या है, सेम है। पहले बच्चे से पूछा तो भी वो ऑड इंटीजर जो है लेस देन 10 यही बताएगा, दूसरे से पूछा वो भी यही बताएगा, तीसरे से पूछा वो भी क्या बताएगा, यही बताएगा, इवन पूछे तो वो यही बताएंगे, कुछ अलग थोड़ी बताएगा, क्योंकि ये तो क्या है, फैक्ट है, ठीक है ना। तो जो चीज सबके लिए है, यानी कि जो फैक्ट है, पर्सन टू पर्सन उसकी मीनिंग या उसका आंसर लोगों के लिए या व्यक्तियों पर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, उसका मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे होगी समझ में कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि जिस भी कोई भी हम तो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या क्या होना चाहिए, हर एक के लिए उसका मतलब सेम होना चाहिए, हर किसी से पूछो तो उसका आंसर सेम ही आना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो चीज फैक्ट है वो ही क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि वही हम उन्हें सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। या देखो और भी इसमें आपको बुक में उदाहरण दे रखे होंगे, मैं बताता हूं। द वोवल्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के वोवल्स के जो अल्फाबेट हैं, तो अल्फाबेट में वोवल्स फिक्स है इंग्लिश में, किसी से पूछ लो सब क्या बताएंगे, ए ई आई ओ यू, यही तो है 5 वोवल्स। तो ये 5 वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये भी क्या है, सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो यानी कि क्या है, ये सेट है। क्यों, क्योंकि किसी से पूछो, भाई मैंने क्लास में पूछा, एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ इंग्लिश के अल्फाबेट बताओ कौन कौन से हैं, तो वो क्या बताएगा, ए ई आई ओ यू, दूसरे से पूछूंगा वो भी यही बताएगा, तो हर किसी के लिए इनका मीनिंग क्या है, सेम है, सेम वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100 सबके लिए सेम होंगे। द रिवर ऑफ इंडिया, तो रिवर ऑफ इंडिया जो है ठीक है ना, तो कोई अलग तो है ही नहीं, सबके लिए जो रिवर है वो तो है ही, फैक्ट है जो भी है, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम जो पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट तो आपको समझ में आ गया कि सेट है क्या, लेकिन उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसे लिखना कैसे है, कैसे लिखेंगे, वो भी एक जरूरी चीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वो भी आपको लिखना आना चाहिए। तो वो लिखने से पहले आपको कुछ शॉर्ट चीजें हैं उनका भी पता होना चाहिए। जैसे देखो मोस्टली लोगों को तो पता है काफी कुछ के बारे में, पर फिर भी मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं। देखो जैसे एन है, क्या है, एन, तो एन क्या लिखते हैं हम, एन क्या होता है, सबको एन का तो पता ही होगा, एन एन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। क्या है,
नेचुरल नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को? n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है z। z क्या होता है? z होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं? इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। अगर किसी भी सेट के आगे z लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो सेट वो कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। बस ये याद रखना कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, यानी n का मतलब क्या है, z का मतलब क्या है। n नेचुरल नंबर है, z क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। q जो है वो क्या होता है? q होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर 10th में आपने पढ़ेंगे तो आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो q क्या लिखते हैं? q से लिखते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद आता है r। r भी आप लोगों को पता है क्या होते हैं? रियल नंबर। r क्या होता है? r होता है रियल नंबर। उसके बाद जो अपने पास आता है वो आता है, देखो इनमें ही अगर हम प्लस लगा दें, देखो नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लग जाए z प्लस तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही q इसके r के ऊपर प्लस लग जाए, भाई रियल नंबर भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो r के ऊपर क्या लग जाए? प्लस लग जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। और ऐसे ही q के ऊपर अगर प्लस लग जाए तो इसे क्या बोलते हैं? ये तो है पॉजिटिव रियल नंबर और ये हो जाएंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। कुल मिला के ये आपको चार ही याद रखने को तो समझ ही जाओगे आप ये नीचे के, तो ठीक है ना। n नेचुरल नंबर, z इंटीजर, q रेशनल नंबर और r से लिखते हैं रियल नंबर को, ठीक है ना। तो ये बेटा अब है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करना भी क्या है? जरूरी चीज है। तो देखो क्या होता है, इसको सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के दो टाइप हैं। क्या है? दो टाइप। दोनों टाइप जरूरी होना, हमको जरूरी समझ में आने चाहिए। दोनों के अपने अपने नाम भी हैं। देखो जो फर्स्ट का नाम है उसे बोलते हैं रोस्टर, ठीक है। जिसका दूसरा नाम भी दिया हुआ है, दूसरा नाम है क्या? टेबुलर। तो हम रोस्टर फॉर्म से ही पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो क्या है? रोस्टर फॉर्म। दूसरी जो है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड जो है उसे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। BUILDER सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देखो दो हैं अलग अलग, दोनों को लिखने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा ना कोई, तो वो तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, उसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, उसे दोनों फॉर्म में लिखा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे इसने कहा है ए सेट एस इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 14 इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्या लिखना है? इवन नेचुरल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? देखो यहां लिखता हूं मैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन
14। ठीक है, इसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या करना है, देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 ब्रैकेट बनाते हैं, उस पर साइन आता है ऐसा फर्स्ट। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 14 कौन कौन से होता है वो सब लिख दो। इवन है तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। लेस देन 14 है तो लेस देन 14 कहां तक आएंगे, 12 तक आएंगे, उसकी इधर कर दो इसे। ठीक है, ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो चुकी है। क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाऊं। जैसे कि इसमें दूसरा जो एग्जांपल है वो दिया गया, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इन रोस्टर फॉर्म इज इमेजिन दैट इज अबव। ये तो ऐसे ही है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, छोड़ो। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि अल्फाबेट ऑफ वोवल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यानी इंग्लिश में जो वोवल अल्फाबेट है उनको सेट में अगर हमें लिखना हो कैसे लिखेंगे, पहले मैं रोस्टर फॉर्म ही बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ऐसे ही ब्रैकेट बनाएंगे, ए ई आई ओ, ये तो हो गए रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सिंपल है रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, सेट बिल्डर जो फॉर्म है ना उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। ठीक है, ए से या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे नेचुरल नंबर दिया गया है तो एन से, इंटीजर दिया गया है तो जेड से, वो अलग बात है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूं इसी वाले क्वेश्चन में, इसको इवन नेचुरल नंबर लेस देन 14 को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखना है, x, ठीक है ना, x जो है अपने पास, ये अब इस x की हमें क्या बतानी है, डेफिनेशन बतानी है। देखो ये जो साइन है ना, ये तो ऐसे कैसे रहेगी। ठीक है, फिर यहां 2 पॉइंट लगेंगे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये x एक्चुअली में है क्या है। तो यहां देखो ये x क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 14। तो सेम टू सेम ऐसे लिख देना है कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 40 और क्लोज। ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। किसकी, इस वाले क्वेश्चन की। x 2 पॉइंट लगा के फिर x की डेफिनेशन लिख देनी है कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 40। अगर हम बात करते हैं इस वोवल्स वाले की, तो वोवल्स है तो चाहो तो b से भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो n से भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो देखो उसमें क्या लिखेंगे, वही x, फिर x एक्चुअली में है क्या है, x इज ए वोवल अल्फाबेट इन इंग्लिश। बस ऐसे लिखा और ब्रैकेट बंद। ऐसे लिखते हैं किनको, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, और देखो मैं जितने भी एग्जांपल है वो करा देता हूं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कैसे भी आप किसी भी क्वेश्चन को दोनों फॉर्म में इजीली लिख सकते हो। याद रखना है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो रोस्टर फॉर्म में तो केवल नंबरों को लिखते हैं, यहाँ x और x वो एक्चुअली में है क्या है, इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो आपको मैं एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखो क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
इन रोस्टर फॉर्म। एक इक्वेशन गिवन है हमें, उसकी रोस्टर फॉर्म में क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना। तो देखो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0, यही है ना। ये क्या गिवन है, ये तो अलग, उसमें अलग क्वेश्चन है, इसमें अलग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये। तो हमें क्या करना है, देखो ये जो x है एक्चुअली में हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, या x की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है जो यहाँ क्या हो, 0 हो। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में पढ़िए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, आता ही होगा। फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और क्या क्या x की वैल्यू आएगी उसे रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। देखो यहां सिंपल सी बात है, इसके क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, यहां है x और यहां है 2x स्क्वायर नेगेटिव, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एक्स, लेकिन यहां क्या है, प्लस का है, तो माइनस के प्लस के 2x और माइनस के x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों के इक्वल आ रहा है माइनस के 2x स्क्वायर, और ऐड करने पर प्लस का x आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने फैक्टराइजेशन किए हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहां से एक कॉमन लेंगे, x प्लस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आते हो, भूल गए हो, तो 10th क्लास में मैंने अभी अभी एक्सरसाइज पढ़ाई है 4th, ठीक है ना, वो आप पढ़ लेना, उसमें फैक्टराइजेशन ही है। तो फैक्टराइजेशन अच्छे से और सीख लेना, जिन भी बच्चों को नहीं आती है या भूल गए होंगे, ठीक है ना। तो x कॉमन लिया, तो देखो यहाँ से एक तो आ जाएगा x प्लस 2 कॉमन, और यहाँ से आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 पुट किया, एक बार इसको 0 पुट किया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो आई माइनस 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो रोस्टर फॉर्म में लिखनी है x की वैल्यू, रोस्टर फॉर्म में। तो s इक्वल 1 और माइनस 2, बस 1, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल कंप्लीट, फर्स्ट राउंड। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, राइट द एक्स स्क्वायर इन द रोस्टर फॉर्म। तो देखो हमें जो है ना एग्जाम्पल 2 में सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो इसने लिखा है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, x is a positive integer and x square less than 40 and x square less than 40। ठीक है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 40 से लेस है। तो हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो देखो क्या होगी, नेट पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या है, z प्लस से लिख लो, चाहो तो z से लिख लो, चाहो तो s से लिख लो, किसी से लिख लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 खत्म। अब आप कहोगे सर हमको कैसे पता चला, 1 2 3 4 5 6 तक ही होगा, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 का स्क्वायर करो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। और अगर मैं 7 लिखता तो 7 का स्क्वायर कितना होता, 40 से ज्यादा, यानी कि 49 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को विशेष तरह ध्यान रखना है। जो भी कंडीशन गिवन है, यहाँ कंडीशन क्या गिवन है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिख लिया x के, बट उसने कहा है x स्क्वायर लेस देन 40। तो हमें केवल वही नंबर तक लिखने हैं जहां स्क्वायर करने पर 40 से क्या है, लेस आए।
तो 1 2 3 4 5 6 तक है। जैसे ही 7 जाएंगे वो उसका स्क्वायर करेंगे तो 40 से अबव हो जाएगा, तो वो इस सेट में नहीं आएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। थर्ड जो है वो है हमें गिवन है, उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जो कि है 1 4 9 16 25। ए इक्वल्स टू है 1 4 9 16 25 और आगे तक ये चलता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये क्या है। जब तक ये नहीं पहचान पाओगे ना हल नहीं कर पाओगे। तो देखो ये है 1, ये है 4, ये है 9, ये है 16, ये है 25। तो ये दिख रहा है ये क्या है? स्क्वायर है। किनके? नेचुरल नंबर के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और चलते जा रहे हैं। तो इसे हम किस में लिखेंगे? किस में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? x is square of natural number। और ब्रैकेट x यहां पर क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। तो x इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, सही है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका देखो क्या है इसको लिखने का। x, ये यहां तक तो ठीक है। x बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, किसका होता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है जहां ये बिलोंग कर रहा है, कि हम जो क्या कहना चाहते हैं वो ये कह रहा है। तो देखो x जो है वो क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम n से लिखते हैं, तो x बिलोंग्स टू n स्क्वायर। ठीक है ना। और यहां पर n क्या है भाई? n क्या है? n नेचुरल नंबर है, तो चाहो तो यहां ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर n बिलोंग्स टू n। और स्मॉल n भी किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, एक ही बात। आगे बात समझ में हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब 2 एग्जाम्पल और बचे, 4 और 5, वो भी कर लेते हैं फटाफट से। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। ये 6/7 और इन द सेट बिल्डिंग फॉर्म। अब हमें किस में लिखना है इसको? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले इसको समझना जरूरी है। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो वो आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं। डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर चल रहे हैं। नीचे 2 3 4 5 6 7, ये भी एक नेचुरल नंबर की लिस्ट चल रही है। ठीक है, तो ऊपर तो है n, क्या है? n, लेकिन नीचे एक्चुअली में क्या है? देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। यानी ऊपर n है तो नीचे क्या है? n+1 है। क्या है? n+1। तो हम देखो इसे कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू n/n+1। ठीक है, n+1 उसी फॉर्म में। n की वैल्यू आप कुछ भी रख लो। 2 रखोगे तो आएगा 2/3, ये वाला। 1 रखोगे तो 1/2, 2 रखोगे तो 2/3, चलते जाओगे 6 रखोगे तो 6/7। लेकिन अब
कंडीशन भी तो है, n की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वही 1 से लेकर 7 तक है, उसके आगे तो है ही नहीं, है क्या? यहाँ तो ये सेट बंद हो गया 7 पे, तो वो कंडीशन भी हमें यहाँ लिखनी होगी, वेयर n इज, क्या लिखना पड़ेगा हमें कि वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, क्या है? n इज ए नेचुरल नंबर। और जो है ये जो है वैल्यू 1 से तो क्या है, ग्रेटर है, और लेस देन इक्वल टू है किसके, 7 के, या फिर लेस देन 7 कर दो, ठीक है, और ये कर दो ब्रैकेट। ये कंडीशन लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चाहो तो मतलब 6 है, लेस देन इक्वल टू 1, ये लेस देन इक्वल टू है, जो है n की वैल्यू है वो क्या है, मतलब 1 से तो ज्यादा है या इक्वल है, और 6 के इक्वल है या लेस देन है, यानी कि न्यूमरेटर वाले, ठीक है। तो देखो अब देखो मैच करके देखो, न्यूमरेटर में 1 से लेकर 6 तक है, तो 1 से लेकर 6 तक है, नीचे तो क्या है, नीचे तो n+1 है, तो जब हमने n1 लिया, n लिया 1 तो नीचे आया 2, 1/2, जब n लिया 2 तो नीचे आया 2/3, आई बात समझ में? तो ये ट्रिक समझ में आना जरूरी है कि एक्चुअली यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू n/n+1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, और जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। मैच द फॉलोइंग सेट ऑफ द लाइन डिस्क्राइब इन द रोस्टर फ्रॉम द सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर। देखो ये तो मैचिंग है, वो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैच करना है, तो आप लोगों को करना क्या है, मैच करना है। तो देखो जो फर्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, PRINCIPLE, यानी कि प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो D से मैच कर रहा है, वो क्या लिख रहा है, X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है, मैच कर गया भाई, प्रिंसिपल वर्ड लिखा हुआ है वो, तो X क्या है, वर्ड जो कि प्रिंसिपल में आते हैं वो सब के सब। दूसरा है 0, क्या है, 0, तो 0x इज ए, तो यहाँ जो 0 है, 0 ही है ना ये, हाँ 0 है, कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो देखो जो सेकंड वाला 0 है वो किससे मैच कर रहा है, ये कर रहा है अपने पास x+1 इक्वल टू 1, यानी कि C वाले से। 0 देखो 0 कैसे आता है, अगर मैं कहता हूं x+1 इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, 1 - 1 इक्वल टू 0, आगे बात समझ में। थर्ड है 1 2 3 6 9 18, ठीक है, तो देखो 1 × 2, फिर है उसके बाद 3, उसके बाद है 6, उसके बाद है 9, उसके बाद है 18, तो इनमें भी ढूंढो क्या फर्क है। देखो 1 2 3 6 9 18, 6 9 और 18, क्या फर्क है, देखो 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, यहां भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहां से देखो 3 9 और ये हो जाएगा 18, तो इनके बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस ढूंढना जरूरी है। जैसे ही हम इनके बीच ढंग से डिफरेंस ढूंढेंगे ना, तभी उसे लिख पाएंगे तभी, ठीक है। तो देखो ऐसे तो इसको लिखने के तरीके तो खूब सारे हैं, लेकिन हमें लिखना थोड़ी, हमें तो मैच करना है। अब देखो जो अपने मैचिंग में ना, उनमें पढ़ के देखो सारे के सारे, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवीजर ऑफ 18, तो सेकंड भाई फर्स्ट और सेकंड में से ही होगा, थर्ड फोर्थ हम ढूंढ ही चुके हैं। सेकंड वाला है अपने पास इंटीजर x² - 9 इक्वल टू में 0, नहीं ये नहीं। देखो फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, x इज ए डिवीजर ऑफ 18, तो देखो ये जितने भी नंबर हैं 18 में इनका डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, 1 का 18 में डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 9 का जा रहा है। तो हमको ये सोच के लिखना तो था ही नहीं कि एक्चुअली में ये है क्या, हमें तो बस मैच करना था। तो जैसे ही हमने फर्स्ट पढ़ा ना, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है,
डिवीजर ऑफ 18 है, तो जो इसमें ए वाला है वो इसका मैच हो जाएगा। फिर बचा फोर्थ का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का होगा सेकंड, x इज ए इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। देखो इसको भी बताता हूँ, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो +3 या -3, तो 3 और -3 ये क्या है एक्चुअली में x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये तो मैचिंग वाला था, ऐसा कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं। एग्जाम्पल हो चुके हैं कंप्लीट। क्वेश्चन करने का ट्राई करना 1.1 का, ठीक है। देखो ऐसा कठिन नहीं है, जो है ना रोस्टर फॉर्म है वो तो बिल्कुल ईजी है, उसमें तो बहुत आसानी है। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको अगर आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बस उनके जो नंबर गिवन है रोस्टर फॉर्म में, उनके बीच में जो कनेक्शन है ना उसको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन हम कराएंगे और आसानी से आपको समझा आ जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, पढ़ रहा है, सब मुझे इस वीडियो के नीचे आप बताओगे। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।